गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर कविता सैनी। आज हम सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत करिकुलम के जितने भी थ्योरीज डेवलप हुई है आज उसकी स्टडी करते हैं, जो बेसिकली सोशल साइंस सब्जेक्ट से ज़्यादा कोरिलेट करती है। तो इसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम के या पाठ्यचर्या के जितने भी सिद्धांत हैं, इस पाठ्यचर्या के सिद्धांतों में पाठ्यक्रम के सिद्धांत, इस सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है अतीत के अतीत को जानने, अतीत को जानने या सुरक्षित रखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि किसी भी देश का या समाज का जो अतीत है, उस अतीत को जानने और सुरक्षित रखने के लिए हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत उस अतीत से संबंधित जो भी स्टडी सामग्री होती है, कंटेंट जो पाठों के रूप में संयोजित और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है, उनका संयोजन किया जाता है या उनका संकलन करके पर्टिकुलर लेवल वाइज, स्तर वाइज एक करिकुलम डेवलप किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत पर आधारित है। जैसा हमारा अतीत हुआ है, आज हम भारत के अतीत की बात करते हैं तो भारत का अतीत एक गौरवशाली अतीत रहा है और अतीत के अंदर हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता अपने आप में वैश्विक दृष्टि से अपना एक सम्मान रखती है, एक अपना एक गौरव रखती है। तो हमारे अतीत को जानने के लिए हमारे करिकुलम के अंतर्गत ऐसे विषयों को इंक्लूड किया जाए, जैसे इतिहास है। सोशल साइंस सब्जेक्ट में भी इतिहास का पार्ट होता है और हायर एजुकेशन में हिस्ट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन बन जाता है। तो इस तरह से अतीत को जानने के लिए ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत हमारे देश की जो गौरवान्वित हमारा अतीत है उससे संबंधित पाठों का संयोजन हुआ है। और किसी भी देश के जो संस्कृति है उसको जानने के लिए भी हमारा अतीत हमें एक आधार प्रदान करता है, हमारी सहायता करता है। इसी प्रकार दूसरे देशों के अतीत के माध्यम से ही हम वहाँ के देशों के अंदर जो भी निवास करने वाले निवासी हैं उनकी कल्चर को जान सकते हैं, उनकी परंपराओं को जान सकते हैं, किस प्रकार उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है, ये भी हम अतीत को देखकर ही जान सकते हैं। तो करिकुलम जो है इसमें बेसिक थियरी है कि अतीत को जानने और सुरक्षित रखने से संबंधित हमारा करिकुलम डेवलप किया जाना चाहिए। साथ ही हमारे अतीत में हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, इन पूर्वजों ने भी हमारे देश के जो ज्ञान है, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो परंपराएं हैं, उनको संयोजित करके ताम्रपत्रों के रूप में, भोजपत्रों के रूप में, या हम आज एग्जाम्पल लेते हैं बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है, जहाँ से विदेशों से भी स्टडी करने के लिए स्टूडेंट आते हैं। तो हमारे देश का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली है। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपने ज्ञान को संयोजित करके कुछ पुस्तकें, हमारे अगर वेद, पुराण, उपनिषद, इनकी अगर हम से एग्जाम्पल देते हैं तो ये सब इतने ज्ञान का भंडार है, ये सब हमारे अतीत में जो हमारे पूर्वज रहे हैं इनके द्वारा लिखित है। तो इसके भी जानने का एक आधार प्राप्त होता है। साथ ही हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, विरासत जो है हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में हस्तांतरित करते हैं, इसको भी जानने के लिए हमारा अतीत हमारी सहायता करता है। तो हमारे अतीत को भावी पीढ़ी में किस प्रकार से उसके बारे में जानकारी दी जाए, तो हमारे करिकुलम के
प्रतियोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत। यानी हमारे करिकुलम में ऐसे कंटेंट इंक्लूड किए जाएं जो हमारे जीवन से संबंधित हो, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। तो ऐसे विषय हमारे करिकुलम में इंक्लूड किए जाएं जो जिन्हें स्टडी करके स्टूडेंट अपने फर्दर जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक अच्छा नागरिक बन सके। ऐसे मानवीय गुण उसमें हो तो इसके लिए नैतिक शिक्षा है और विभिन्न विषयों से संबंधित स्टडी कराते समय हम मॉरल एजुकेशन को भी कोट कर सकते हैं। साथ ही ऐसा करिकुलम हो जो बालकों के लिए भावी जीवन में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके, क्योंकि जीवन से संबंधित यानी जीवन में जिस ज्ञान की उपयोगिता हो उस ज्ञान को हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट में आता है कि ऐसे जो समाज के लिए एक ऐसा भावी नागरिक तैयार करें जिसमें नागरिकता के गुणों का विकास उसके अंदर हो, देश में नेतृत्व क्षमता रख सके। जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल देते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि वो हमारे देश की बहुत ही एक सक्रिय और सजग, जागरूक और एक कह सकते हैं जिनकी एक मिसाल आज के समय में दी जा सके, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री है, ऐसे ही गांधी जी हैं, जो हमारे ऐसे लीडरशिप क्वालिटी वाले व्यक्ति हैं वो डेवलप कर सके जिससे आगे जाकर हमारे देश का भी विकास हो और ऐसे नेता देश को मिल सके जो देश के विकास में अपना कर्मठ होकर के योगदान दे सके। तो इस प्रकार ऐसे कंटेंट को इंक्लूड किया जाए जो जीवन से संबंधित हो, समाज के अनुरूप हो, समाज की मान्यताएं मानदंड इनका पालन करते हो। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर हमारा जो करिकुलम डेवलप किया जाए वो ऐसा हो जिसमें ऐसे विषय जो बालकों में रचनात्मक और सृजनात्मक यानी क्रिएटिव एबिलिटी को डेवलप कर सके। तो ऐसे वो फाइन आर्ट से संबंधित सब्जेक्ट, कला शिक्षा, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य यानी SUPW, NCC, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बालक अपनी क्रिएटिविटी को भी दिखा सकता है, रचनात्मकता को, और फर्दर अपने जीवन में ऐसी एबिलिटी को डेवलप कर सकता है जो फर्दर उनके लिए जीविकोपार्जन का भी एक माध्यम बन जाती है। जैसे आजकल सोशल वर्क का बहुत इम्पोर्टेंट है और हर व्यक्ति को सोशल वर्क में आज स्कोप है ऐसा माना जाता है, तो हर स्टूडेंट जो है सोशल वर्क लेना चाहता है सब्जेक्ट के रूप में, ताकि ये एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है जिसमें हम समाज से डायरेक्ट जुड़ते हैं और ऐसे कार्यों को सीखते हैं जो समाज उपयोगी हो, समाज के को एक विकास की दिशा दिखाते हैं, साथ ही समाज में अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके स्टूडेंट। तो कुछ ऐसे एबिलिटी, इसी प्रकार से आर्ट एजुकेशन है, फाइन आर्ट है, ये भी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी और अपनी जो रचनात्मक क्षमता है उसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे सिद्धांतों के अनुरूप ऐसे कंटेंट उसमें इंक्लूड किए जाए। आज NCERT के बेस पर सभी स्टेट के बोर्ड ने अपने करिकुलम को चेंज करते हुए, क्योंकि कहा जाता है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि पूरे देश में एक प्रकार का करिकुलम चलाया जाए ताकि बच्चों में जो वेरिएशन आता है, जो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है वो ना डेवलप हो और सारे देश के बच्चे एक जैसा ही पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सके। तो इसके लिए NCERT के तर्ज पे ही हमारे RBSC यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो करिकुलम है, जो अपने 12वीं तक का जो पाठ्यक्रम है उसमें आज प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है, पहले नहीं था। तो प्रोजेक्ट वर्क क्या है? बालकों की क्रिएटिविटी को डेवलप करने का एक माध्यम। इसी प्रकार से आज ऐसे असाइनमेंट बच्चों को दिए जाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को समाज से जोड़ सके।
कुछ सर्वे है, कुछ कलेक्शंस है या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डेवलप किए जाते हैं स्कूली एजुकेशन के अंतर्गत, ताकि बच्चा ज़रा से ज़रा समाज से जुड़े। क्योंकि आज के इस समय में जो आधुनिक समाज का एक स्वरूप नजर आ रहा है, उसमें न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार ज़्यादा हो रहे हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो समाज से, परिवार से कटती जा रही है। तो उसका परिणाम क्या है कि आज न्यूक्लियर फैमिली चल रहा है। तो इसके लिए भी अगर ऐसे क्रिएटिव वर्क दे करके बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन से ही अगर समाज से इन क्रिएटिव वर्क के थ्रू जोड़ा जाए तो आगे जाकर वह समाज में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जो न्यूक्लियर फैमिली की प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी सॉल्व हो सकती है, जॉइंट फैमिली वापस डेवलप हो सकती है और एक नया स्ट्रक्चर जो हमारी सोसाइटी का है वो नजर आ सकता है। तो ये सब कब डेवलप होगा, जब हम करिकुलम के अंदर इस प्रकार की क्रिएटिव एबिलिटी से संबंधित वर्क को इंक्लूड करेंगे। तो इन बातों का भी जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे सिलेबस का, तो इन एक्टिविटीज का जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी ऑफ एक्टिविटी। क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे एक्टिविटीज, क्रियाएं और ऐसे एक्सपीरियंस जो विषय विशेषज्ञों या अनुभव प्राप्त विद्वान जनों के होते हैं उनको करिकुलम में इन्वॉल्व किया जाए। और करिकुलम में इन्वॉल्व करते हुए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की नेचर और नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटी बेस्ड ऐसी क्रियाएं करवाई जाए ताकि बालक जब भी वे स्कूल में आए तो एक्टिव रहे, उसमें क्रियाशीलता हो। घर जाने के बाद भी आजकल एक समस्या पाई जा रही है कि बालक जो है होमवर्क नहीं करके लाते, इसमें नो एक्टिविटी बेस्ड असाइनमेंट। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, बालकों को जो उनकी रिटन एबिलिटी है, कार्य को झूठ बोलना भी हो गया और कार्य को समय पर पूर्ण ना करना, होमवर्क करके ना लाना, अपने पेरेंट्स से भी इस चीज़ को छुपाना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है। और वो एक्टिविटी ऐसी है जो बालकों के रुचि पे आधारित हो, तभी बालक उसको करने में एक्टिव रूप से भाग लेंगे। और ये एक साइकोलॉजिकल नीड भी है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप भी है कि बालक को अगर करके सिखाया जाए या करके सीखो के सिद्धांत पर कुछ एक्टिविटी बेस्ड, कुछ एक्सपीरियंसेस बेस्ड एक्टिविटी की जाए तो बालक ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर जब हम सिलेबस डेवलप कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय का, तो उसमें इस प्रकार के असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिए जाए ज़्यादा से ज़्यादा जो बालकों की रुचि के आधार पर हो, बालकों के आयु स्तर के आधार पर हो और बालक ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड करके ज़्यादा लर्निंग कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो सिलेबस नेक्स्ट डेवलप हो तो वो इस सिद्धांतों की अनुरूप हो। नेक्स्ट आता है नैतिकता एवं उत्तम आदर्शों का सिद्धांत। शासन प्रणाली है और लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप हमें ऐसे करिकुलम, ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो, जिसमें स्वतंत्रता है, सामाजिक न्याय है, समानता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पत्र वाचन, लेखन, अपने रोजगार के, तो ये समस्त स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हमारा ऐसा करिकुलम डेवलप हो। और अगर हम नैतिकता की बात करें और उत्तम आदर्शों की बात करें तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वह अपने आप में भी एक आदर्श जो शासन प्रणाली है वह कही जा सकती है। अब इसमें के जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हम नैतिक शिक्षा या मूल्य शिक्षा
आधुनिक समय में जो हमारे वैश्विक परिस्थितियां डेवलप हो रही है उसमें पीस एजुकेशन भी एक तरह से हमारी वैल्यू एजुकेशन या मॉरल एजुकेशन का ही एक पार्ट कही जा सकती है। तो बालकों के अंदर नैतिकता और उत्तम आदर्शों रूपी बीज को आरोपित करने के लिए ऐसा कंटेंट डेवलप किया जाए और उसे पर्टिकुलर एक विषय के रूप में ना पढ़ा करके, क्योंकि हमारे जितने भी पॉलिसीज आई हैं और जितने भी कमीशन आए उन्होंने ये कहा कि नैतिक शिक्षा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बल्कि हमारा सारा जीवन ही नैतिक है। तो इसमें ऐसे कंटेंट इन्वॉल्व किए जाए और उन कंटेंट को इस तरह से कन्वे किया जाए, ट्रांजैक्शन किया जाए स्टूडेंट के अंदर, ताकि उसमें मॉरलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो सके। अब इसके लिए शिक्षक कोई भी विषय पढ़ा रहा हो तो अपने आइडियल बिहेव के आधार पर, अपने उत्तम आदर्श और चरित्र के आधार पर वह ऐसा प्रतिमान एक मॉडल डेवलप हो ताकि बच्चे उसे देख करके उसकी कॉपी करें, उसका अनुसरण करते हुए उनका पूरा जीवन ही क्या हो जाए, नैतिकता और आदर्शों के अनुरूप। जब ऐसा वातावरण क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी डेमोक्रेटिक थ्योरीज है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। तो कंटेंट बेस्ड करिकुलम या सिलेबस के अंदर इस प्रकार की बातें जो पर्टिकुलर विषय से कोरिलेट करते हुए हम स्टूडेंट को सिखाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बालकों में मॉरलिटी डेवलप कर सकें। ऐसे आइडियल जो हमारे एक तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम है वो डेवलप हो सके। तो इन सब के लिए करिकुलम में पर्टिकुलर विषय आधारित ना होकर के समस्त विषयों में नैतिकता रूपी पाठ को पढ़ाया जाए। अब नेक्स्ट इसकी थ्योरी है करिकुलम इसकी सिलेबस की, वो है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का मतलब ये है कि आवश्यकता अनुसार हम इसे परिवर्तित कर सकते, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। इसका मतलब बालकों आज एनसीईआरटी 2005 इवन के एनईपी 2020 में भी लर्नर सेंटर्ड मेथड पे या अप्रोच पे ज़्यादा जोर दिया गया है। यानी हम जो भी करिकुलम पढ़ाएं या जो भी सिलेबस हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर विषय वाइज, वह कैसा हो, बाल केंद्रित हो। तो बाल केंद्रित होने के लिए बालकों की आवश्यकता, रुचि, आदतें, उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए हमें कंटेंट को पढ़ाना चाहिए और बालकों की नीड्स, उनके आयु स्तर के अनुसार करिकुलम कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो और साथ ही ऐसा ना लगे बालकों की ज़्यादा से ज़्यादा एक बर्डन डाला जा रहा है, बोझ हो रहा है उनके ऊपर। जैसा कि यशपाल कमिटी 1992 ने भी बिना बोझ की शिक्षा की सिफारिश की है। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस हो पर्टिकुलर जिसमें हम लचीलेपन के साथ बालकों को स्टडी करा सकें। और साथ ही ये जो आज के समय की भी मांग है कि हम हमारे करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की मांग और आवश्यकताएं दिनों दिन परिवर्तनशील होती जा रही है। और आज इस कोरोना महामारी के दौरान भी आप सभी देख सकते हैं कि विभिन्न जो स्टेट बोर्ड्स है उन्होंने अपना 12th तक का जो करिकुलम है उसमें 30%, जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो 30% सिलेबस उसमें कम कर दिया गया है पर्टिकुलर, जिसका अभी आ गया है संस्कृत और ये पर्टिकुलर कुछ 1-2 सब्जेक्ट का करिकुलम सिलेबस तैयार हो चुका है, उसमें से कटौती कर दी गई है और आगे भी कुछ और सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी कटौती शीघ्र ही सारे विषयों के ऊपर जो सिलेबस है उसको कम करके लॉन्च कर दिए जाएंगे हमारे राजस्थान बोर्ड के द्वारा। तो समय की मांग और आवश्यकता के अनुसार हमारे जो सिलेबस है उसको लचीला होना आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम जो हमारे सिलेबस है या हमारा करिकुलम है इसकी जो थ्योरीज है आज हमने ये जो टोटल 6 थ्योरीज है आज हमने अब नेक्स्ट जो थ्योरीज है वो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वह यही है कि
के सिद्धांतों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब इसका जो आंसर है वो 250 वर्ड्स में आपको देना है। साथ ही एक और असाइनमेंट दे देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए। अगर आवश्यक हो तो फेस पे मास्क लगा के, हाथों को सैनिटाइज करके और लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए आप बाहर निकलिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे आप जैसे कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसकी पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आता है जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार, तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टरी सलाह लें, डॉक्टर से चेकअप कराएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।